हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बेसिकली आज हम टू वेरिएबल वाले जितने भी लीनियर इक्वेशन है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग वैदिक मेथड आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तीन मेथड सीखेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा अनुरूपेण शून्य मान्यत, सेकेंड रहेगा हमारा संकलन व्यकलनाभ्याम और थर्ड है प्रवर्ति योजित। इस तीन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल वाले जितने भी लीनियर इक्वेशन है उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग वैदिक मेथड आज हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं नाम देखकर आपको डिफिकल्ट लगता होगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। ठीक, आप अगर एक बार इस देख लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, इजीली माइंड में ही कैलकुलेट कर पाओगे, यानी कि वेरिएबल के वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अनुरूपेण शून्य मानक से। ठीक, तो अनुरूपेण शून्य मान्यत का मतलब इसलिए क्या होता है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, इफ़ वन इज इन द रेशियो देन अदर वन इज जीरो। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो और इंडिपेंडेंट टर्म का रेशियो आपस में इक्वल हो तो जो नेक्स्ट यानी कि सेकेंड वेरिएबल होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे देख सपोज यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 6, A1, ये हमारा क्या है A2, ये हमारा क्या है B1 और ये क्या है B2, और ये हमारे इंडिपेंडेंट टर्म को हम C1 और C2 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि x, यानी कि जो x वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है x, सेकंड वेरिएबल क्या है y। तो x वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है उसका रेशियो और इंडिपेंडेंट टर्म का रेशियो आपस में जब इक्वल होगा तो y यानी कि सेकंड वेरिएबल हमारा क्या है y। तो इस केस में क्या होता है, सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, उसके बाद फिर सेम केस इस पर भी अप्लाई होता है, अगर y का कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म का जो रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 6 और 12, इसका रेशियो हम लेंगे और किससे इक्वेट करेंगे, यानी कि जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसका रेशियो लेंगे 30/60। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का जो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। अब जब दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है तो अनुरूपेण शून्य मान्यत क्या कहता है, इफ वन इज इन द रेशियो देन अदर वन इज जीरो, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, रेशियो में है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। ठीक, तो यहाँ पे आप इजीली क्या आप कर पाओगे, फाइंड कर पाओगे ये y इक्वल टू जीरो। और y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू आप क्या करोगे, इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक, तो सपोज हम y का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या 6x + 4y इज इक्वल टू 30। ठीक, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। ठीक, यहाँ पे जीरो है यानी कि जीरो हो जाएगा ना, तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, इस प्रकार से आप क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया 5 और y इज इक्वल टू जीरो। अब जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो y का कोफिशिएंट है और इंडिपेंडेंट टर्म है, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ पे 4/12 इज इक्वल टू 8/24, यहाँ पे कितना 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जो y का कोफिशिएंट है, यानी कि वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट टर्म का जो रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसका क्या होगा, वैल्यू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब x का वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करोगे तो y का वैल्यू आप क्या करोगे, इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेथड था संकलन व्यकलनाभ्याम, उसको हम सीखते हैं। ठीक, तो बेसिकली आप संकलन व्यकलनाभ्याम के बारे में वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो संकलन व्यकलनाभ्याम, तो इसका मतलब क्या होता है, बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन, यानी कि संकलन का मतलब होता है एडिशन और व्यकलनाभ्याम का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक, यानी कि इसमें क्या कंडीशन रहेगा तब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर x का जो कोफिशिएंट है और y का जो इक्वेशन फर्स्ट कोई एक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और नेक्स्ट जो दूसरा इक्वेशन रहेगा हमारा उसमें y का कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, संकलन व्यकलनाभ्याम यूज करेंगे, यानी कि ये वाइस वर्सा होना चाहिए। जैसे कि x का कोफिशिएंट y के साथ यहाँ पे इक्वल है, इसी प्रकार से यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है इक्वेशन सेकेंड के x कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तब हम क्या करेंगे, संकलन व्यकलनाभ्याम को अप्लाई करेंगे, इसलिए इसका सिंपल सा मतलब ये कंडीशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी आपको क्या करना है, संकलन व्यकलनाभ्याम को प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डिटेल में। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दो जो कंडीशन जो रिक्वायरमेंट था संकलन विकलन व्यायाम का वो क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग संकलन विकलन व्यायाम के थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले इसका क्या होता है, पहले बाय एडिशन करना है, उसके बाद क्या करना है, बाय सब्ट्रैक्शन, यानी कि दोनों इक्वेशन को आपस में एक बार ऐड करना और एक बार आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। ओके, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 23x प्लस 31x प्लस 31y प्लस 23y इज इक्वल टू 18 प्लस 90। ओके, अब आपस में इसको ऐड करते हैं। ठीक, तो 3 और 1 4 5 54x प्लस 54y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 108। ओके, तो x और प्लस x प्लस y यानी कि यहाँ पे 54 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो 108। ओके, तो x प्लस y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, यानी कि इसको डिवाइड करोगे इससे तो 2 बार में आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन, सपोज हम इसको a मानते हैं इक्वेशन ये। ठीक, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक बार एडिशन करना है, यानी कि दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करना और एक बार आपको दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करना है किसी भी इक्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक, तो आपको ध्यान रखना जो बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है ताकि थोड़ा आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, 31 में से 23x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पे क्या 23 माइनस 30, यानी कि सारे को इससे सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि इक्वेशन 2 से किसको सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक, तो यहाँ पे 31x में 23x इक्वल जाएगा तो कितना बचेगा 8x। इसके प्रकार 23 में से 31 जाएगा तो यहाँ पे भी 8y बचेगा, बट यहाँ पे माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 90 माइनस 18 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे, 8 कॉमन, यहाँ पे 8 कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस y। ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 72। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा 9। ठीक, इसको मानते हैं इक्वेशन बी। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या तो फिर ऐड करना है। तो आप x और y का वैल्यू क्या करोगे, इजिली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे इक्वेशन बी, यानी कि इक्वेशन बी हमारा क्या आया था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं। तो जब सिंपली ऐड करोगे तो प्लस माइनस वाई, यानी कि वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया 11/2। अब x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो फिर y का वैल्यू आप इजिली क्या कर पाओगे, फाइंड कर पाओगे। ठीक, ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग संकलन विकलन व्यायाम किसी भी दो वेरिएबल का यानी कि दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टॉपिक कितने इंटरेस्टिंग और कितने इजी है। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड और सारे बहुत सारे क्वेश्चन मैं नोट्स में दे दिए, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन वहाँ पे मेंशन किया हो। ठीक है, तो आप वहाँ से देख कर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रवर्त योजित। अगर ये जो फर्स्ट मेथड सीखे हम अनुरूपण शून्य मान्यता और सेकंड सीखे संकलन विकलन व्यायाम, इन दोनों मेथड में क्या होता है, कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम अप्लाई करते थे। ठीक, अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई भी क्वेश्चन दो इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, प्रवर्ती योजित के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, चलिए प्रवर्ती योजित के थ्रू हम सीखते किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो प्रवर्त योजित का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपोज एंड अप्लाई। ये बेसिकली दो इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसमें आप किसी प्रकार से कंडीशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक, आप क्या कर पाओगे, इसको कोई भी क्वेश्चन पे अप्लाई करके एक्स और वाई का वैल्यू क्या कर पाओगे, फाइंड कर पाओगे। ठीक, अगर संकलन विकलन व्यायाम और अनुरूपण शून्य मान्यता से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना, आपको प्रवर्त योजित अप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर ऑफ एक्स निकालना है। तो न्यूमरेटर ऑफ एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि जिसका न्यूमरेटर निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट आपको नहीं लेना है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, कोएफिशिएंट किसका लेना है, वाई का कोएफिशिएंट लेना है और इंडिपेंडेंट टर्म लेना है, उसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक, b1 b2 और c1 c2। अब इसको क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन करने का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक, यहाँ से। ठीक, तो b1 c2 फिर क्या करना है, माइनस c1 b2। ठीक, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन अगर बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर लेना है तो आपको क्या करना था, c1 b2 माइनस b1 c2 करना था। ठीक, बट हम यहाँ पे आपको जब न्यूमरेटर ऑफ एक्स निकालोगे तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन यूज करना है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद आप न्यूमरेटर ऑफ वाई जब लोगे तो न्यूमरेटर ऑफ जब वाई लोगे, जिस
वेरिएबल का न्यूमरेटर ले रहे हो आप, निकाल रहे हो, ठीक, उसका क्या करना है, उसका कोफिशिएंट आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, b1 b2, इसको नहीं लेंगे, ठीक। तो किसे लेना है आपको, इंडिपेंडेंट टर्म को लेना और x के कोफिशिएंट को लेना है, ठीक। तो इंडिपेंडेंट टर्म हमारे यहाँ पे क्या है, c1 c2 और x के कोफिशिएंट क्या है, a1 a2। इसको इस प्रकार से लिखना है, ठीक। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल का आप न्यूमरेटर निकाल रहे हो, ठीक, यानी कि इंडिविजुअली निकाल रहे हो ना न्यूमरेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर का वैल्यू, ठीक। तो जिस वेरिएबल का न्यूमरेटर निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट नहीं लेना है। तो उसके बाद का जो क्या है हमारा इंडिपेंडेंट टर्म, तो इंडिपेंडेंट टर्म को लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा, फिर से अगर इस प्रकार से मूव करोगे तो क्या आ गया, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a1 a2, इसको इस प्रकार से लिखोगे, ठीक। इसको भी क्या करना है आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेना है, ठीक, यानी कि c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का जो x और y का जो डिनोमिनेटर है उसको किस प्रकार से फाइंड करोगे। तो उसको क्या करना है, उसके फाइंड करने के लिए आपको दोनों जो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट लेना है, ठीक, यानी कि कोफिशिएंट को इस प्रकार से लिखना है। पहले फर्स्ट यानी कि x के कोफिशिएंट इस प्रकार से लिखना है, a1 a2 और b1 b2। यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान देना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, यहाँ पे आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ठीक, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। जब डिनोमिनेटर आप निकालोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन का यूज़ करना है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का कहने का मतलब क्या है, b1 a2, यानी कि b1 a2 माइनस a1 b2, यानी कि a1 b2 माइनस b1 b2 a2 नहीं करना आपको, ठीक। आपको क्या करना है, पहले b1 a2 लेना है, ठीक, यानी कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, इधर से मूव करना है, ओके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक। और y का वैल्यू हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। इसको क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल की तरह सॉल्व करते हैं, एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट में ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एग्जाम्पल है, ठीक। इन दोनों एग्जाम्पल को क्या करते हैं, प्रवर्त योजित के माध्यम से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन इसे फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है बाय यूजिंग प्रवर्त योजित, ठीक। अब मैं नोट्स में स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया आपको एग्जाम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो आप नोट से वो रिप्रेजेंटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना था कि यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, x और y, ठीक। तो पहले हम x का न्यूमरेटर निकालेंगे, उसके बाद y का न्यूमरेटर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर निकालेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर ऑफ x निकालते हैं, न्यूमरेटर ऑफ x। तो न्यूमरेटर ऑफ x निकालने के लिए आपको क्या बताया था कि जो x का कोफिशिएंट आपको नहीं लेना है, तो क्या लेना है, y का कोफिशिएंट। तो y का कोफिशिएंट कितना है, 3 और 7, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट टर्म लेना है। इंडिपेंडेंट टर्म में यहाँ पे क्या है, 7 और 13। और आपको यहाँ पे बताया था कि आपको क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो 3 × 13 यानी कि 39 माइनस 7 × 7 इज इक्वल टू 49, ठीक। यहाँ पे आपका -10 हो गया, यानी कि न्यूमरेटर ऑफ x, यानी कि न्यूमरेटर ऑफ x का वैल्यू कितना है, -10, ठीक। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर ऑफ y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो न्यूमरेटर ऑफ y के लिए आपको क्या बताए थे कि आपको जिस वेरिएबल का न्यूमरेटर निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट नहीं लेना है। तो y का हम निकाल रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे। तो इसके बाद क्या आता है, इंडिपेंडेंट टर्म सीक्वेंस में, यानी कि फर्स्ट में ये नहीं लिखना है, ठीक। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, ठीक। तो y के बाद क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट टर्म। तो पहले आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट टर्म को लिखना है, ठीक। उसके बाद x का कोफिशिएंट कितना है, 2 और 3। इसको फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 26, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, -5। ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर ऑफ y। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y, ठीक, x एंड y, ठीक है। तो x एंड y फाइंड करने के लिए आपको हम क्या बताया था कि दोनों जो वेरिएबल है उन दोनों वेरिएबल का क्या करना है, आपको कोफिशिएंट लेना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 2 और 3, और y का कोफिशिएंट कितना है, 3 और 7, ठीक है, 3 और 7, ठीक। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको नहीं लेना है, आपको क्या पे लेना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन करने का मतलब आपको 3 से स्टार्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे 3 × 3 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा 9 माइनस 7 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो यहाँ पे अब कितना आया आपका वैल्यू -5, ठीक। इसी प्रकार से डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, यानी कि x और y का जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है कितना आया, -5, ठीक। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, x और y का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। तो x का वैल्यू न्यूमरेटर ऑफ x कितना आया था, -10 आया था,
ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -10 और डिनोमिनेटर कितना है -5, ठीक। तो यहाँ पे इसका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक। और फिर y का इजिकल टू क्या है, y का जो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आया था -5 आया था और डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है -5, ठीक। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, फिर 5 यानी कि 1, ठीक। इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आया 2 और y का वैल्यू कितना आया 1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, x और y का वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग परिवर्ती यूजर, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल को समझते हैं, ठीक, ताकि थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर ऑफ x निकालना है। तो न्यूमरेटर ऑफ x निकालने के लिए आपको क्या बताते हैं कि जिस वेरिएबल का न्यूमरेटर निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट नहीं लेना है, ठीक। तो उसका कोएफिशिएंट नहीं लेना है, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना 7 और 3। उसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म कितना है 29 और -3, ठीक। इसको क्या करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। फॉरवर्ड कोई डायरेक्शन में बार बार रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आप यहाँ इसको मिस्टेक ना करो, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ठीक। तो 7 × 3 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा -21 -29 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -87, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -180। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर ऑफ y फाइंड करना है। न्यूमरेटर ऑफ y कहने का मतलब है कि y का आपको कोएफिशिएंट नहीं लेना है, किसका लेना है, पहले आपको लिखना है इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक। इंडिपेंडेंट टर्म कितना है 29 और -3, ठीक। उसके बाद x का कोएफिशिएंट कितना है 4 और 12, ठीक। इसको क्या करना है, फिर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेना है, ठीक। तो 29 × 12, ठीक। तो 12 9 जा 108 10 12 2 24 यानी कि 34 348 और फिर इसको क्या करना है माइनस करना है, उसके कितना 4 3 12 -12 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक। तो अब इसको क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 360, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। 360 आया न्यूमरेटर ऑफ y। अब डिनोमिनेटर ऑफ बोथ यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। x एंड y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक। तो डिनोमिनेटर ऑफ x का एंड y का वैल्यू क्या बताया था हम आपको, पहले x का कोएफिशिएंट लेना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 4 और 12, y का कोएफिशिएंट कितना है 7 और 3, ठीक। इसको क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 × 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 84 माइनस 4 × 12 इज इक्वल टू 12 यानी कि 4 × 3 इज इक्वल टू 12, ठीक। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना है 72, ठीक। तो यानी कि डिनोमिनेटर ऑफ बोथ यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है 72। इस प्रकार से आप x और y का वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो x का जो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आया था हमारा, x का आया था -108 और y का कितना आया था 360। तो x का -108/72, ठीक है। इसको क्या करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 6 जा 12 9 जा 3 2 जा यानी कि 3 जा यानी कि -3/2 x का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे y का जो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना आया था हमारा 360 अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना है 72। तो 12 6 जा और 12 3 जा यानी कि 6 5 जा, ठीक। यानी कि y का वैल्यू हमारे कितना है 5 और x का वैल्यू कितना है -3/2। इस प्रकार से x और y का वैल्यू क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग परिवर्ती योजित मेथड, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हो कितना इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये जो टॉपिक था बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।